एक भी रुपया नहीं देना पड़ेगा। दक्ष की बात सुनते ही पूर्वी ने घबराकर अपने कपड़े ठीक किए और बोली, देखिए मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। उसे लगा कि शायद दक्ष उससे कोई गलत बात कहने वाला है, इसलिए वो बुरी तरह घबरा गई। दक्ष हल्का सा मुस्कुराया और बोला, मिस पूर्वी, शायद आप भूल गई हैं कि जो होना था वो तो पहले ही हो चुका है। फिर मैं इतना अच्छा मौका ऐसी बातों में क्यों बर्बाद करूंगा। वैसे भी तुम्हारे करीब आने के लिए मुझे इन सब की जरूरत नहीं है। तुम्हारे पास 10 मिनट है, मैं बाहर इंतजार कर रहा हूँ। आज पूरा दिन तुम मेरे साथ बिताओगी। इतना कहकर दक्ष वहां से चला गया। पूर्वी ने बड़बड़ाते हुए कहा, हे भगवान, कितना रूड इंसान है, खुद को समझता क्या है, मुझे ऐसे ऑर्डर कैसे दे सकता है। तभी निर्वेद वहां आकर बैठ गया। उसने पूर्वी को खुद से बातें करते देखा तो मुस्कुराकर पूछा, क्या हुआ, खुद से क्या बातें कर रही हैं आप। निर्वेद की आवाज सुनकर पूर्वी चौंकी और बोली, कुछ नहीं। वो उठकर जाने लगी, लेकिन फिर देखा कि निर्वेद अभी भी वहीं बैठा है। उसने पूछा, तुम नहीं चलोगे। निर्वेद ने हैरानी से पूछा, कहाँ। उनके साथ। निर्वेद ने आराम से नाश्ता करते हुए कहा, नहीं, आज मेरी छुट्टी है, उन्होंने खुद कहा है कि आज वो सब संभाल लेंगे, मुझे पूरे दिन की छुट्टी दी है। पूर्वी हैरान रह गई कि दक्ष ने ऐसा क्यों किया, लेकिन अब उसके पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। अगर निर्वेद साथ होता तो उसे इतना अजीब महसूस नहीं होता, कम से कम उसे सुरक्षित महसूस होता। उसे दक्ष पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं था। दक्ष के साथ रहना उसके लिए किसी सजा से कम नहीं था। ऊपर से दक्ष उसे परेशान करने का कोई मौका नहीं छोड़ता था। कुछ देर बाद पूर्वी बाहर आई। उसने देखा दक्ष कार के पास खड़ा उसी का इंतजार कर रहा था। पूर्वी जल्दी से उसके पास पहुंची और पीछे का दरवाजा खोलने लगी। ये देखकर दक्ष ने चश्मा लगाते हुए कहा, क्या मैं तुम्हें ड्राइवर लगता हूँ, चुपचाप आगे आकर बैठो, समझी। पूर्वी ने उसे घूरा, फिर बिना कुछ कहे आगे वाली सीट पर जाकर बैठ गई। बैठते ही उसने अपना फोन निकाल लिया और उसमें देखने लगी। दक्ष ने उसकी तरफ देखा और पूछा, सीट बेल्ट। तभी पूर्वी को याद आया कि उसने सीट बेल्ट नहीं लगाई थी। उसने तुरंत सीट बेल्ट लगा ली। दक्ष गाड़ी चला रहा था, लेकिन बीच बीच में उसकी नजरें चुपके से पूर्वी पर चली जाती थी। वो रोड भी देख रहा था और कभी कभी पूर्वी को भी। पूर्वी उसकी नजरों को महसूस कर रही थी, लेकिन कुछ कह नहीं पा रही थी। आखिर कहती भी क्या। कुछ देर बाद कार एक बड़े से बंगले के सामने जाकर रुकी। पूरे बंगले के चारों तरफ कड़ी सुरक्षा थी। पूर्वी ने इधर उधर देखा, वहाँ कई गार्ड तैनात थे और सभी के हाथों में बंदूकें थी। दक्ष ने उसे उतरने का इशारा किया। पूर्वी चुपचाप कार से नीचे उतर गई। चारों तरफ का माहौल देखकर वो घबरा गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर दक्ष उसे किसके पास लेकर आया है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, हमारी पूर्वी बेवजह सवाल नहीं करती, इसलिए वो चुपचाप दक्ष के पीछे चलती रही। दक्ष सिक्योरिटी गार्ड के पास गया और अपना आईडी कार्ड दिखाया। कार्ड देखते ही गार्ड ने उसे सैल्यूट किया और तुरंत मुख्य दरवाजा खोल दिया। दक्ष ने पीछे मुड़कर पूर्वी को अपने साथ आने का इशारा किया। पूर्वी का दिल तेजी से धड़क रहा था। इतनी कड़ी सुरक्षा, हर तरफ हथियारबंद गार्ड और चारों ओर फैला सन्नाटा, ये सब देखकर उसके मन में एक ही सवाल था, आखिर दक्ष उसे यहाँ किससे मिलाने लाया है। यही वजह थी कि पूर्वी का डरना बिल्कुल स्वाभाविक था। ये बात दक्ष भी अच्छी तरह समझ रहा था। वो धीरे से आगे बढ़ा और उसने पूर्वी का हाथ अपने हाथ में ले लिया। बिना कुछ कहे उसने अपनी नजरों से ही उसे भरोसा दिलाया कि जब तक वो उसके साथ है, उसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। दक्ष का हाथ अपने हाथों में आते ही पूर्वी के मन को एक अजीब सा सुकून मिला। उस एहसास को शायद वो कभी शब्दों में बयान नहीं कर पाती। उसे लगा जैसे अब कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जब तक उसका हाथ दक्ष के हाथ में है, वो सुरक्षित है। जो घबराहट अभी कुछ पल पहले तक उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी, उसकी जगह अब सुकून ने ले ली थी। दक्ष भी उसके चेहरे का ये बदलता भाव साफ देख सकता था। कुछ ही देर में दोनों बंगले के अंदर पहुंच गए। बाहर की तरह अंदर भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम थे। हर तरफ गार्ड तैनात थे। तभी एक गार्ड ने उन्हें बैठने का इशारा किया। दक्ष और पूर्वी साथ जाकर एक सोफे पर बैठ गए। वैसे तो पूर्वी कुछ पूछना नहीं चाहती थी, लेकिन अब उसे रहा नहीं गया। उसने धीरे से पूछा, हम यहाँ क्यों आए हैं, ये बंगला किसका है। दक्ष ने उसकी तरफ देखा। उसके चेहरे पर सिर्फ सवाल ही सवाल थे। मैं यहाँ किसी से मिलने आया हूँ। पूर्वी को लगा कि शायद ये उसके काम से जुड़ी कोई मुलाकात होगी, इसलिए उसने आगे कुछ नहीं पूछा। थोड़ी देर बाद एक मेड ट्रे में पानी लेकर आई। पूर्वी को वैसे भी बहुत प्यास लगी थी। जैसे ही उसने ग्लास उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, दक्ष ने उसका हाथ पकड़ लिया और मेड से कहा, हमें प्यास नहीं है। दक्ष की बात सुनकर पूर्वी ने गुस्से से उसे घूरा। जवाब में दक्ष ने मुस्कुराते हुए एक आंख दबा दी। पूर्वी का गुस्सा और बढ़ गया। वह कुछ कहने ही वाली थी कि तभी कमरे में किसी की आवाज गूंजी, मिस्टर दक्ष रायजादा, हमें लगा था कि वक्त के साथ आप लोगों पर भरोसा करना सीख जाएंगे, लेकिन लगता है अभी तक आपने ये आदत नहीं बदली। दक्ष ने आवाज की दिशा में देखा। सीढ़ियों से लगभग 45 साल का एक व्यक्ति नीचे उतर रहा था। उम्र भले ही 45 के आसपास थी, लेकिन व्यक्तित्व बेहद आकर्षक था। उसके चेहरे पर एक अलग ही तेज था। उसे देखकर ये अंदाजा लगाना मुश्किल था कि उसका स्वभाव कैसा होगा। उसे देखते ही दक्ष सोफे से खड़ा हो गया। पूर्वी भी उसके साथ खड़ी हो गई। वह व्यक्ति दोनों के सामने आकर रुका और मुस्कुराकर बोला, बैठो बच्चों। दक्ष और पूर्वी फिर से बैठ गए। वह व्यक्ति भी सामने वाले सोफे पर बैठ गया। उसने प्यार से पूर्वी की तरफ देखते हुए पूछा, कैसी हैं आप, कहीं दक्ष आपको बहुत परेशान तो नहीं करता। पूर्वी ने हैरानी से पहले उस व्यक्ति को देखा, फिर दक्ष की तरफ देखा। दक्ष तुरंत बोला, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं। वह व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, हमने आपसे नहीं, इनसे पूछा है। पूर्वी का मन तो कर रहा था कि दक्ष की सारी शिकायतें एक एक करके बता दे, कैसे उसने हर मौके पर उसे परेशान किया, तंग किया और चिढ़ाया, लेकिन वह सामने बैठे व्यक्ति को जानती तक नहीं थी। ऐसे में कुछ भी कहना उसे सही नहीं लगा, इसलिए उसने बस हल्की सी मुस्कान दे दी। उसकी मुस्कान ही उसका जवाब थी कि फिलहाल वह इस सवाल का उत्तर नहीं देना चाहती। उसकी बात समझते ही उस व्यक्ति के चेहरे पर भी हल्की सी मुस्कान आ गई, लेकिन अगले ही पल वह मुस्कान गायब हो गई। फिर उसने विनम्रता से कहा, अगर आपको कोई परेशानी ना हो तो क्या मैं इनसे, उसने दक्ष की तरफ इशारा किया, अकेले में कुछ बात कर सकता हूँ। ये सुनते ही पूर्वी की आंखें हैरानी से फैल गईं। उसने अनजाने में धीरे से दक्ष के कोट का किनारा पकड़ लिया। दक्ष ने उसकी तरफ देखा। वो समझ गया कि इतने बड़े और अनजान बंगले में अकेले रह जाने का ख्याल ही पूर्वी को डरा रहा था। पूर्वी को चुप देखकर वो व्यक्ति कुछ कहने ही वाले थे कि तभी दक्ष ने हल्के से सिर हिलाकर उन्हें मना कर दिया। दक्ष का इशारा समझते ही उन्होंने आगे कुछ नहीं कहा। तभी एक छोटी सी बच्ची दौड़ती हुई वहां आई। उसने पीले रंग की फ्रॉक पहन रखी थी। उसके लंबे घने बालों में एक छोटी सी क्लिप लगी थी और हाथ में एक गुड़िया थी। वह भागकर सीधे उस व्यक्ति की गोद में चढ़ गई और रूठे हुए अंदाज में बोली, दादा साहब, आप हमें छोड़कर कहाँ चले गए थे। उसकी बात सुनकर उन्होंने उसे प्यार से गोद में बिठाया और उसके बाल सहलाते हुए बोले, अरे बेटा, हम आपको छोड़कर कहीं जा सकते हैं क्या, बस कुछ मेहमान आए हैं, उनसे मिलने गए थे। बच्ची ने अपना चेहरा घुमाकर उस दिशा में देखा जहाँ पूर्वी और दक्ष बैठे थे। जैसे ही उसकी नजर पूर्वी पर पड़ी, पूर्वी मुस्कुरा दी। बच्ची कुछ देर तक उसे ध्यान से देखती रही, फिर बोली, दादा साहब, ये तो बिल्कुल। वह अपनी बात पूरी करती उससे पहले ही उन्होंने जल्दी से कहा, पीहू बेटा, जल्दी से जाकर तैयार हो जाइए, आपकी क्लास शुरू होने वाली है। पीहू ने एक बार फिर पूर्वी की तरफ देखा और फिर वहां से चली गई। उसके जाते ही उस व्यक्ति ने पूर्वी से कहा, बेटा आप थोड़ी देर यहीं बैठिए, हमें दक्ष से कुछ जरूरी बात करनी है।
पूर्वी ने चुपचाप सिर हिला दिया। इसके बाद दक्ष और वह व्यक्ति वहां से चले गए। कुछ देर तक अकेले बैठने के बाद पूर्वी बोर होने लगी। उसने धीरे से खुद से कहा, ये मुझे यहाँ लेकर ही क्यों आए? ऐसे बैठे बैठे कितना बोर हो रहा है। वह अपनी जगह से उठी और पूरे हॉल में इधर उधर घूमने लगी। वहां मौजूद किसी भी गार्ड ने उसे नहीं रोका। वे जानते थे कि वह जिस इंसान के साथ आई है उसका उनके मालिक से खास रिश्ता है। पूर्वी अभी घूम ही रही थी कि उसे महसूस हुआ जैसे कोई उसके कपड़े खींच रहा हो। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वही छोटी सी बच्ची खड़ी थी जो कुछ देर पहले अपने दादा सा की गोद में बैठी थी। पूर्वी मुस्कुराते हुए घुटनों के बल उसके सामने बैठ गई और उसके गाल पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोली, क्या हुआ बच्चा? पीहू ने मासूमियत से पूछा। आप बिल्कुल मेरी मम्मा जैसी दिखती हो। क्या आप मेरी मम्मा की बहन हो? उसकी बात सुनकर पूर्वी एक पल के लिए चौंक गई। उसने धीरे से पूछा, आपकी मम्मा कहाँ है? पीहू ने उदास होकर सिर झुका लिया। वो हमें छोड़कर चली गई। दादा सा कहते हैं कि वो किसी जरूरी काम से गई हैं, लेकिन वो अभी तक वापस नहीं आई। पीहू की बात सुनकर पूर्वी समझ गई कि शायद उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं है। उसने प्यार से पीहू का चेहरा अपने दोनों हाथों में लिया और बोली, ऐसे उदास नहीं होते बच्चा। आपके पास आपके दादा सा है ना, वो आपसे कितना प्यार करते हैं। अगर आप उदास रहेंगी तो उन्हें भी दुख होगा। पीहू कुछ कह पाती उससे पहले ही एक औरत वहां आई। उनके हाथ में नाश्ते की प्लेट थी। उन्होंने परेशान होकर कहा, पीहू बेटा आप यहाँ थी, मैंने आपको कितनी देर से ढूंढा। आइए अपना नाश्ता कर लीजिए। पीहू ने मुंह बनाकर कहा, मुझे नहीं खाना, आप जाइए। पीहू ऐसे नहीं कहते, पूर्वी ने प्यार से समझाया। फिर उसने औरत के हाथ से प्लेट ले ली और पीहू का हाथ पकड़कर उसे डाइनिंग टेबल तक ले गई। उसे कुर्सी पर बैठाकर प्लेट अपने हाथ में ली और बोली, पता है हमें कभी भी अन्न का अपमान नहीं करना चाहिए। यही खाना हमें ताकत देता है, इसलिए खाना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। पीहू ने चुपचाप सिर झुका लिया। उसे उदास देखकर पूर्वी मुस्कुराई और बोली, अगर मैं आपको एक कहानी सुनाऊं तो क्या आप खाना खाएंगी? पीहू की आंखें चमक उठी। उसने तुरंत मुस्कुराकर सिर हिला दिया। पूर्वी ने पहली कौर उसे खिलाते हुए कहानी शुरू की। एक बहुत बड़े महल में एक प्यारी सी राजकुमारी रहती थी, बिल्कुल आपकी तरह। पीहू मुस्कुरा दी। पूर्वी ने देखा एक दिन उस महल में एक छोटी सी बिल्ली आ गई। वो बहुत भूखी थी। लोगों से छिपते छिपाते वो एक कमरे में जाकर बिस्तर के नीचे छिप गई। पता है वो कमरा किसका था? राजकुमारी का। पीहू ने खुशी से ताली बजाते हुए कहा। पूर्वी हंस पड़ी। वाह आप तो बहुत होशियार हो, बिल्कुल सही, वो कमरा राजकुमारी का ही था। उसने एक और कौर खिलाते हुए कहा। जब राजकुमारी को लगा कि बिस्तर के नीचे कोई है तो पहले तो वो डर गई, लेकिन जब उसने झांक कर देखा तो वहां एक छोटी सी भूरी बिल्ली थी। वो बिल्ली भी राजकुमारी से डरी हुई थी। फिर क्या हुआ? पीहू ने उत्सुक होकर पूछा। पूर्वी मुस्कुराई। राजकुमारी उठी, रसोई में गई और उस बिल्ली के लिए खाना लेकर आई। उसने चुपचाप खाना बिस्तर के नीचे रख दिया। थोड़ी देर बाद बिल्ली ने डरते डरते खाना खा लिया। एक और कौर खिलाते हुए वो बोली, उस दिन के बाद वो बिल्ली रोज महल में आने लगी और राजकुमारी उसे हर दिन अपने हाथों से खाना खिलाती थी। धीरे धीरे दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए। पूर्वी ने खाली प्लेट पीहू के सामने रखते हुए मुस्कुराकर कहा, और कहानी भी खत्म और आपका नाश्ता भी। पूर्वी की बात सुनकर पीहू और पास खड़ी मेड दोनों मुस्कुरा दी। उधर दूसरी तरफ, दक्ष तुम्हें क्या लगता है, क्या ये सच में वही है? उस व्यक्ति ने गंभीर स्वर में पूछा। दक्ष कुछ पल चुप रहा। उसकी नजर सामने टिकी हुई थी। मैंने बहुत छानबीन की है, लेकिन अभी तक मुझे ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जिससे ये साबित हो सके कि यही वो है जिसे हम इतने सालों से ढूंढ रहे हैं। वो व्यक्ति कुछ सोचते हुए बोला, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो? उसकी बात पूरी होने से पहले ही दक्ष बोल पड़ा, नहीं यही है, मुझे पूरा यकीन है। मेरे एहसास कभी गलत नहीं हो सकते, बस मुझे थोड़ा और वक्त चाहिए। जैसे ही कोई ठोस सबूत मिलेगा मैं सब साबित कर दूंगा। वो व्यक्ति ने गहरी सांस ली। दक्ष तुम्हारे पास सिर्फ 3 महीने हैं। अगर इन 3 महीनों में भी तुम ये साबित नहीं कर पाए तो शायद हमें। दक्ष ने फिर बीच में ही उसकी बात काट दी। कृपया बार बार मुझे वो सब मत याद दिलाइए। मैं जानता हूँ कि वही है, बस एक सबूत मेरे हाथ लग जाए फिर सब साफ हो जाएगा। कुछ पल दोनों के बीच खामोशी छाई रही। फिर दक्ष ने कहा, अब हमें चलना चाहिए। इतना कहकर वो बाहर की ओर बढ़ गया। पीछे से उस व्यक्ति की आवाज आई, दक्ष याद रखना, अगर वो नहीं हुई तो हम उसे रोक नहीं पाएंगे। दक्ष बिना कुछ बोले आगे बढ़ता रहा। कुछ देर बाद पूर्वी और दक्ष कार में बैठे थे। पूर्वी ने ड्राइव करते हुए दक्ष की तरफ देखते हुए पूछा, मिस्टर रायजादा अब हम कहाँ जा रहे हैं? दक्ष ने कोई जवाब नहीं दिया। पूर्वी समझ गई कि इस समय वो बात करने के मूड में नहीं है। वो इतना तो जान चुकी थी कि जब तक दक्ष खुद न चाहे उससे कोई भी बात नहीं उगलवा सकता। कुछ देर बाद दक्ष ने कार एक रेस्टोरेंट के सामने रोक दी। पूर्वी ने बाहर देखा, फिर उसकी नजर दक्ष पर गई। वो पहले से ही उसी को देख रहा था। चलो पहले कुछ खा लेते हैं, दक्ष ने कहा और कार से उतर गया। पूर्वी भी उसके पीछे पीछे अंदर चली गई। दोनों ने लंच का ऑर्डर दिया। वैसे तो पूर्वी को बिल्कुल भूख नहीं थी, लेकिन वो इस समय दक्ष से बहस करने का कोई मूड नहीं रखती थी, इसलिए चुपचाप बैठी रही। खाना आने में अभी थोड़ा समय था। पूर्वी उठते हुए बोली, मैं वॉशरूम होकर आती हूँ। इतना कहकर वो वहां से चली गई। जैसे ही वो वॉशरूम पहुंची उसका फोन बज उठा। स्क्रीन पर अदिति का नाम देखकर उसने तुरंत कॉल उठा ली। कहाँ हो तुम अदिति? तुम्हें पता भी है मेरे साथ क्या क्या हुआ? पूर्वी की घबराई हुई आवाज सुनकर अदिति मन ही मन मुस्कुरा दी, लेकिन अपनी आवाज में चिंता लाते हुए बोली, क्या हुआ पूर्वी? इसके बाद पूर्वी ने सुबह से अब तक की सारी बातें उसे एक एक करके बता दी। इधर अदिति आराम से गार्डन में टहलते हुए उसकी बातें सुन रही थी और बीच बीच में मुस्कुरा भी रही थी। थोड़ी दूर खड़ा निर्वेद काफी देर से उसे देख रहा था। वो मन ही मन बुदबुदाया, आखिर इतनी मुस्कुराकर किससे बात कर रही है? उसे अदिति की आवाज तो सुनाई नहीं दे रही थी, लेकिन उसके चेहरे के भाव देखकर उसके मन में तरह तरह के ख्याल आने लगे। कुछ सोचकर वो सीधे अदिति के पास गया और बिना कुछ कहे उसके हाथ से फोन ले लिया। अदिति अचानक हुई इस हरकत से बुरी तरह चौंक गई। अदिति ने पलट कर देखा तो सामने निर्वेद खड़ा था। वो गुस्से से बोली, तुम? उधर फोन पर पूर्वी की आवाज आई, हेलो अदिति, क्या हुआ, सुन भी रही हो या नहीं? निर्वेद ने जैसे ही सुना कि फोन पर पूर्वी है उसने राहत की सांस ली। उसने बिना कुछ कहे फोन वापस अदिति के हाथ में देते हुए कहा, जल्दी अंदर आओ, मुझे तुमसे कुछ काम है। इतना कहकर वो वहां से चला गया। अदिति कुछ पल तक हैरानी से उसकी जाती हुई पीठ को देखती रही। तभी फोन से फिर पूर्वी की आवाज आई, अदिति कहाँ खो गई? अदिति ने फोन वापस कान से लगाया और जाते हुए निर्वेद को घूरते हुए बड़बड़ाई, काश हमारे देश में पहला खून माफ होता। पूर्वी उसकी बात सुनकर चौंक गई। ऐसा कोई कानून नहीं है, लेकिन तू किसका खून करना चाहती है? अदिति ने कहा, अरे छोड़ ना मेरी बात, आज के दिन की ही तो बात है। पूर्वी ने मुंह बनाते हुए कहा, एक दिन मेरा बस चले तो मैं उनके साथ 1 मिनट भी ना बिताऊं। ओह सच में? अदिति ने उसे छेड़ते हुए पूछा। पूर्वी कुछ कहती तभी उसके फोन पर दक्ष का कॉल आने लगा। पूर्वी ने स्क्रीन देखते हुए कहा, लो शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर, इन्हीं का फोन है, मैं बाद में बात करती हूँ। हाँ ठीक है, अदिति ने मुस्कुराकर कहा और कॉल काट दिया। कॉल खत्म होते ही पूर्वी ने दक्ष का फोन उठाया। हेलो, क्या आज पूरा दिन वहीं रहने का इरादा है? दक्ष ने पूछा। नहीं, मैं अभी आ रही हूँ, पूर्वी ने कहा और जल्दी जल्दी उनकी टेबल की तरफ बढ़ गई।
जल्दबाजी में वो ये भी भूल गई कि वो वॉशरूम आई थी। पूर्वी अपनी चेयर पर आकर बैठ गई। खाना लग चुका था। फिर दोनों चुपचाप खाना खाने लगे। खाना खत्म होने पर दक्ष ने पूर्वी की तरफ देखकर कहा, मैं अभी आया। पूर्वी ने बस हाँ में सिर हिला दिया। दक्ष वहां से चला गया। उसके जाते ही पूर्वी ने गहरी सांस ली और खुद से बुदबुदाई, हे भगवान, इनके सामने तो मुझे सांस लेने में भी डर लगता है। ऐसा लगता है जैसे मेरे सामने कोई राक्षस बैठा हो। यही सोचते सोचते उसके हाथ से गलती से चम्मच नीचे गिर गया। जैसे ही वो उसे उठाने के लिए झुकी, अचानक उसके हाथ में तेज दर्द उठा। एक लड़की जिसे देखकर साफ लग रहा था कि वो किसी अमीर घर की बिगड़ी हुई बेटी है, बिना देखे अपने हाई हील वाले सैंडल से पूर्वी के हाथ पर पैर रखती हुई आगे बढ़ गई। दर्द से पूर्वी की चीख निकल गई। वो तुरंत खड़ी हो गई और अपना हाथ सहलाते हुए उस पर फूंक मारने लगी, लेकिन उस लड़की ने एक बार भी मुड़कर नहीं देखा और आगे बढ़ती रही। पूर्वी गुस्से में बोली, हेलो मिस, क्या आप अंधी हैं? जो लड़की थोड़ी दूर जा चुकी थी, उसने ये सुनते ही गुस्से से पीछे मुड़कर देखा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे अंधी कहने की? जानती भी हो मैं कौन हूँ? पूर्वी ने गुस्से में अपना हाथ दिखाते हुए कहा, आप कोई भी हो, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन गलती आपकी है। माफी मांगने की बजाय आप मुझे ही सुना रही हैं। देखिए, आपके कारण मेरे हाथ में कितनी चोट लगी है। लड़की गुस्से में उसके पास आई और बिना कुछ कहे पूर्वी का घायल हाथ जोर से दबा दिया। अचानक हाथ दबने से पूर्वी दर्द से चीख पड़ी। उसकी चीख वहां मौजूद सभी लोगों ने सुन ली। वेटर और बाकी लोग भी ये देखकर हैरान रह गए कि वो लड़की इतनी बेरहम हो सकती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे बदतमीजी से बात करने की? जानती हो मैं कौन हूँ? पर पूर्वी को जैसे उसकी एक भी बात सुनाई नहीं दे रही थी। वो अपना हाथ पकड़कर दर्द से रोए जा रही थी। वहां मौजूद ज्यादातर लोग पूर्वी को नहीं जानते थे, लेकिन उस लड़की को सभी अच्छी तरह पहचानते थे। वो प्रेम मल्होत्रा की मंगेतर थी और एक बहुत अमीर परिवार से थी। वो लड़की वहां से जाने ही वाली थी कि तभी उसकी नजर सामने से आते दक्ष पर पड़ी। दक्ष को देखते ही उसके चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कान आ गई। वो उसे गौर से देखने लगी क्योंकि वो दक्ष को अच्छी तरह जानती थी। उधर दक्ष जब अपनी टेबल से थोड़ा आगे बढ़ा तो उसने वहां भीड़ लगी देखी। उसका मन घबरा गया और उसकी नजरें तुरंत पूर्वी को ढूंढने लगी। जैसे ही उसकी नजर पूर्वी पर पड़ी, उसने देखा कि उसकी आंखों में आंसू थे। ये देखते ही वो तेजी से उसकी तरफ बढ़ गया। वहीं जिस लड़की ने पूर्वी को चोट पहुंचाई थी, उसने जब दक्ष को अपनी तरफ देखते हुए आते देखा तो जल्दी से अपने बाल ठीक करने लगी। लेकिन दक्ष बिना उसकी तरफ देखे उसके पास से निकल गया और सीधे पूर्वी के पास पहुंचा। उसने प्यार से पूर्वी का हाथ अपने हाथों में लिया और घबरा कर पूछा, क्या हुआ, तुम्हें चोट कैसे लगी? दक्ष को देखते ही पूर्वी खुद को रोक नहीं पाई। वो रोते हुए उसके गले लग गई। दक्ष ने भी उसे अपनी बाहों में भर लिया और धीरे धीरे उसकी पीठ सहलाने लगा ताकि वो शांत हो जाए। दक्ष की बाहों में आते ही पूर्वी को सुकून मिलने लगा। उसने कसकर उसकी शर्ट पकड़ ली। जब दक्ष ने उसकी घबराहट महसूस की तो उसने अपनी पकड़ और मजबूत कर ली। फिर सामने देखते हुए ठंडे लेकिन गुस्से भरे स्वर में बोला, किसकी हिम्मत हुई मेरी पूर्वी को रुलाने की? तभी होटल का मैनेजर वहां आया और उसने दक्ष को पूरी घटना बता दी। दक्ष ने बिना कुछ बोले सारी बात सुनी। फिर उसने उस लड़की की तरफ देखा और शांत आवाज में कहा, तुम गलत इंसान से उलझ गई हो। इतना कहकर वो पूर्वी को अपने साथ वहां से ले गया। बाहर आकर उसने उसे आराम से कार में बैठाया। फिर उसका घायल हाथ अपने हाथों में लिया। हाथ हल्का सा नीला पड़ गया था और सूज भी चुका था। दक्ष ने कार की पीछे वाली सीट से फर्स्ट एड बॉक्स निकाला। उसमें से ऑइंटमेंट निकालकर वो बहुत धीरे धीरे पूर्वी के हाथ पर लगाने लगा। दर्द से पूर्वी के मुंह से सिसकी निकल गई। आह! उसकी दर्द भरी आवाज सुनकर दक्ष का दिल तड़प उठा। वही जानता था कि उसने अपने गुस्से को कितनी मुश्किल से काबू में रखा हुआ है, वरना अब तक वो उस लड़की को सबक सिखा चुका होता, जिसकी वजह से आज उसकी पूर्वी दर्द में थी। दक्ष ने घायल हाथ पर हल्के हल्के फूंक मारते हुए पूछा, बहुत दर्द हो रहा है? पूर्वी ने धीरे से हाँ में सिर हिला दिया। दक्ष ने बहुत सावधानी से दवा लगाते हुए पूछा, तुमने उसे अपने साथ ऐसा क्यों करने दिया? पूर्वी ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस अपने सूजे हुए हाथ को देखती रही। दक्ष ने प्यार से उसकी ठोड़ी उठाई और उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है? बस इतना सुनना था कि पूर्वी की आंखों में रुके आंसू फिर बह निकले। दक्ष ने आगे बढ़कर उसके आंसू पोंछ दिए, लेकिन आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। इस बार दक्ष ने सख्त लहजे में कहा, अगर अब तुम रोई तो मैं उस लड़की को नहीं छोड़ूंगा। उसकी आवाज सुनकर साफ पता चल रहा था कि वो बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा था। पूर्वी ने तुरंत अपने आंसू रोक लिए। वो घबराकर दक्ष को देखने लगी और बोली, नहीं प्लीज, आप ऐसा कुछ मत कीजिए। तो फिर रोना बंद करो, दक्ष ने शांत लेकिन सख्त आवाज में कहा। इसके बाद उसने अपना फोन निकाला, किसी को एक मैसेज टाइप किया और फोन डैशबोर्ड पर रख दिया। फिर उसने पहले पूर्वी की सीट बेल्ट लगाई, उसके बाद अपनी सीट बेल्ट बांधी और कार स्टार्ट करके वहां से निकल गया। दक्ष के अंदर गुस्सा अब भी उबल रहा था। अगले एपिसोड्स 12 AM पर फ्री मिलेंगे, लेकिन अगर इंतजार नहीं